आजकल हर तरफ बस एक ही होड़ मची है। कोई 5 मिनट की मॉर्निंग रूटीन बेच रहा है, तो कोई रातों रात अमीर बनने के हैक सिखा रहा है। मतलब कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, बस यही दिखता है कि कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलकर मीटिंग में अपना दबदबा बनाया जाए। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान बस किसी शॉर्टकट या क्विक फिक्स के पीछे भाग रहा है। सबको एक जादुई गोली चाहिए, है ना, जो बिना मेहनत के सब ठीक कर दे। वही तो। लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें, तो क्या ये तरकीबें सच में कोई स्थायी बदलाव लाती हैं? या हम बस एक गहरी बीमारी का इलाज किसी बैंडेड से करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही सटीक सवाल है। और आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इसी सवाल का जवाब देती है। हमारे पास स्टीफन कोवे की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के मूल अंश है, और एक बहुत ही विस्तृत हिंदी ऑडियो बुक का प्रतिलेख भी है। हाँ, और हमारा मिशन आज यही समझना है कि सच्ची प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस आखिर है क्या। मतलब ये सिर्फ कामों को जल्दी निपटाने या लोगों को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। जानकारी के इस भारी सैलाब में ना, हम अक्सर ये बुनियादी बात भूल जाते हैं कि कोई भी बड़ी इमारत कमजोर नींव पर नहीं टिक सकती। आज हम उसी नींव यानी हमारे चरित्र को मजबूत करने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस सतही दुनिया के इतिहास को थोड़ा खंगालते हैं। हमारे स्रोतों में ना एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है, जो बताता है कि ये शॉर्टकट वाली मानसिकता आखिर आई कहाँ से। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाला वो बदलाव, वो हिस्सा सच में बहुत रोचक है। बिल्कुल। मतलब विश्व युद्ध से पहले के 150 सालों का साहित्य उठाकर देखे ना, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, तो पूरा ध्यान कैरेक्टर एथिक यानी चरित्र निर्माण पर था। ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य, इन चीजों को सफलता का पैमाना माना जाता था। लेकिन युद्ध के बाद अचानक से सारा ध्यान पर्सनालिटी एथिक पर चला गया, और ये बदलाव ना बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद खतरनाक था। तो ये पर्सनालिटी एथिक असल में है क्या? मतलब ये कैसे अलग है कैरेक्टर से? देखिए, पर्सनालिटी एथिक ये सिखाता है कि सफलता चरित्र से नहीं बल्कि तकनीकों से मिलती है। मतलब जनसंपर्क की चालें, दिखावटी सकारात्मक रवैया, या दूसरों को अपनी बातों में उलझाने की रणनीतियां। अच्छा, मतलब बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल। ये कहता है कि अगर आप सही तरह से मुस्कुराना सीख लें या संवाद की कुछ मनोवैज्ञानिक चालें सीख लें, तो आप किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हैं। स्टीवन कोवे ने खुद अपने बेटे के साथ यही गलती की थी, और उन्होंने इस किताब में इसे बहुत ईमानदारी से साझा किया है। अरे हाँ, वो बेटे वाला किस्सा। जहां तक मुझे याद है, उनका बेटा खेलकूद में बहुत अच्छा नहीं था। जब वो बेसबॉल खेलता था, तो बॉल के आने से पहले ही बैट घुमा देता था। हाँ, और लोग उस पर हंसते थे। पढ़ाई में भी वो संघर्ष कर रहा था, और सामाजिक रूप से भी वो थोड़ा शिंपू सा बच्चा था। तो एक आम माता पिता की तरह कोवे और उनकी पत्नी ने तुरंत पर्सनालिटी एथिक वाली तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना? वे उसे बाहर से सुधारने की कोशिश करने लगे। वही तो। वे उसे खेल के मैदान में जोर जोर से चीयर करते कि कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। वे उसे पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते, और अगर कोई उस पर हंसता तो दूसरों को डांटने लगते। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि बच्चे के अंदर एक आर्टिफिशियल आत्मविश्वास भर दें। लेकिन इन सब का असर तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था ना। बिल्कुल उल्टा। बच्चा और ज्यादा सहम गया, और फिर स्रोत बताते हैं कि कोवे को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे असल में अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब नहीं कर रहे थे। तो फिर असली वजह क्या थी? जब कोवे ने गहराई में जाके देखा, तो पाया कि उनकी असली चिंता ये थी कि समाज में एक सफल पिता के रूप में उनकी खुद की छवि कैसी दिखेगी। अरे बाप रे, मतलब उनका खुद का अहंकार बीच में आ रहा था। हाँ, उनका बेटा उनके लिए एक प्रदर्शन की वस्तु बन गया था। और मजे की बात यह है कि बच्चा इस बात को अवचेतन रूप से समझ रहा था। मतलब बच्चे शब्द नहीं, नियत पकड़ते हैं। वो समझ रहा था कि माता पिता उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम अपने आप में काफी नहीं हो, तुम्हें कोई खराबी है जिसे हमें ठीक करना है। सही कहा। जब कोवे ने अपनी इस भावना को पहचाना, तब उन्हें समझ आया कि ये समस्या बेटे में नहीं बल्कि उनके अपने नजरिए में थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी इमारत की नींव दरक रही हो और हम बस बाहर से नया पेंट करके उसे मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। हम असल समस्याओं को छोड़कर बस बाहर से रंग रोगन करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। क्या पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को निखारना बिल्कुल ही बेकार है? मतलब क्या हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं करना चाहिए? देखिए, इसे बड़े परिदृश्यों से जोड़कर देखें तो पर्सनालिटी की तकनीकें अपने आप में बुरी नहीं है। वे काम की हैं, लेकिन वो हमेशा द्वितीय या सेकेंडरी होती है। प्राथमिक चीज हमेशा आपका चरित्र होता है। अच्छा, मतलब किसी अजनबी से पहली बार मिल रहे हैं तो वो चार्म काम आ सकता है। बिल्कुल। किसी छोटी अवधि के सौदे में आपकी संवाद कला तुरंत प्रभाव डाल सकती है, लेकिन किसी लंबी अवधि के रिश्ते में, चाहे व्यापार हो या शादी, अगर मूल चरित्र में खामी है तो वो दिखावा बहुत जल्दी बेनकाब हो जाता है। मतलब हम चाहे कितने भी मीठे शब्द बोल लें, अगर नियत साफ नहीं है तो सामने वाले को खटक ही जाता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन का वो मशहूर कोट याद आता है, आप जो हैं वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि आप जो कहते हैं वो मुझे सुनाई नहीं देता। क्या बात है। वो कोट इस पूरी अवधारणा का एकदम सटीक निचोड़ है। आप लंबे समय तक वो होने का नाटक नहीं कर सकते जो आप असल में नहीं हैं। चलिए मान लेते हैं कि चरित्र ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ एक और उलझन है। हम सभी को लगता है कि हमारा चरित्र एकदम सही है,
कोई भी खुद को कहानी का विलन तो नहीं मानता ना। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। तो अगर हम अपनी ही नजर में सही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नींव में दरार है? ये जांचने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए? यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली टूल से परिचित कराते हैं, पैराडाइम। इसे आसान भाषा में हमारे दिमाग के नक्शे या उस चश्मे के रूप में समझा जा सकता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। दिमाग का नक्शा? मतलब हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। बिल्कुल सटीक। अगर किसी के पास नक्शा ही गलत है तो वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो सही जगह नहीं पहुंच सकता। हाँ, जैसे वो नक्शे वाला उदाहरण था। अगर मैं शिकागो में हूँ और मुझे कहीं पहुंचना है, लेकिन मेरे हाथ में नक्शा गलती से डेट्रॉइट का आ गया है। अब मैं चाहे अपनी स्पीड बढ़ा लूं या अपना नजरिया बहुत पॉजिटिव कर लूं, मैं बस तेजी से और ज्यादा खोता जाऊंगा। क्योंकि समस्या आपके रवैये में नहीं, आपके नक्शे में है। और इसी बात को साबित करने के लिए स्रोतों में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग का जिक्र है, जवान लड़की और बूढ़ी औरत वाला प्रयोग। अरे हाँ, वो विजुअल एक्सपेरिमेंट, वो कैसे हुआ था? ये प्रयोग मानव मनोविज्ञान की एक तरह से मास्टर क्लास है। इसमें प्रोफेसर ने क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने आधे हिस्से को 10 सेकंड के लिए एक खूबसूरत फैशनेबल जवान लड़की की तस्वीर दिखाई और बाकी आधे को? दूसरे आधे हिस्से को 10 सेकंड के लिए एक उदास बड़ी नाक वाली बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाई। और ये सब उन्होंने अलग अलग किया ताकि एक समूह दूसरे की तस्वीर ना देख सके। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद उन्होंने पूरी क्लास को स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो उन दोनों तस्वीरों को मिलाकर बनाई गई थी, एक कंपोजिट तस्वीर। और फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। और नतीजे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उनकी कंडीशनिंग हुई थी, है ना? बिल्कुल। जिन लोगों ने पहले जवान लड़की को देखा था वे कसम खा रहे थे कि स्क्रीन पर एक जवान लड़की है जो पीछे मुड़कर देख रही है, और जिन्होंने पहले बूढ़ी औरत को देखा था वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये एक बूढ़ी औरत है जो नीचे की तरफ देख रही है। वे आपस में बहस करने लगे होंगे। एक ही तस्वीर लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां। हाँ, पूरी क्लास 2 हिस्सों में बट गई और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। मतलब मैं समझता हूँ कि लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन तथ्य तो तथ्य है ना। आप किस तरह के तथ्यों की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर स्क्रीन पर वही काली लाइनें हैं, वही सफेद जगह है, तो तथ्य हमेशा वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। कोई दो लोग एक ही भौतिक वस्तु को अलग अलग कैसे देख सकते हैं? देखिए, तथ्य अपने आप में वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये सच है। लेकिन इंसानी दिमाग कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होता। हमारा दिमाग हर एक तथ्य को हमारे पुराने अनुभवों और कंडीशनिंग के फिल्टर से गुजारता है। तो मतलब उस क्लास में कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था? बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड के उस प्रयोग में स्क्रीन पर मौजूद काली लाइनें नहीं बदली थी, लेकिन छात्रों के दिमाग ने उन लाइनों को अर्थ देने के लिए अपने तुरंत के पिछले अनुभव का इस्तेमाल किया। मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें सच में वही दिख रहा था। तो हमारी सच्चाई पूरी तरह से हमारे चश्मे पर निर्भर है। हाँ, और जब हम इस बात को गहराई से समझ जाते हैं ना, तब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब हम बहस के बीच में ये महसूस करते हैं कि सामने वाला इंसान दुनिया को अपने नजरिए से देख रहा है, और उसका नजरिया भी उसके अनुभवों के हिसाब से उतना ही सही हो सकता है जितने कि हम। एकदम सही। और तब हमारे दिमाग में जो वो आहा वाला पल आता है ना, अचानक से जो बत्ती जलती है, उसे ही पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। क्या बात है। मतलब जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारा चश्मा गलत हो सकता है, हम कभी नई चीजें नहीं सीख सकते। लेकिन अब ये ना एक नई और डरावनी समस्या पैदा करता है। वो कैसे? अगर हमारे दिमाग के नक्शे गलत हो सकते हैं, अगर हमारी कंडीशनिंग हमें धोखा दे सकती है, तो फिर इस दुनिया में स्थिर क्या है? हम अपना जीवन किस आधार पर जिएं? इसी स्थिरता की तलाश हमें सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स तक ले जाती है। स्रोत इन्हें एक लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारी धारणाएं बदल सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक नियम कभी नहीं बदलते। इसके लिए स्रोत में वो एक बहुत ही बेहतरीन कहानी दी गई है ना, वो जंगी जहाज वाली कहानी। हाँ, वो कहानी तो मेरी पसंदीदा है। आप सुनाएंगे उसे? हाँ बिल्कुल। तो रात का समय है, समुद्र में घना कोहरा छाया हुआ है। एक बहुत बड़ा युद्धपोत अभ्यास पर निकला है। अचानक कप्तान को कोहरे के बीच सामने एक रोशनी दिखाई देती है। और उसे लगता है कि कोई जहाज टकराने वाला है। हाँ, कप्तान को लगता है कि सामने से कोई दूसरा जहाज सीधा उनकी तरफ आ रहा है। तो वो अपने सिग्नलमैन से कहता है कि सामने वाले को संदेश भेजो, टकराव की आशंका है, अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो। वो पलटकर संदेश भेजता है, मैं एक युद्धपोत का कप्तान हूं, तुम अपना रास्ता बदलो। और सामने से बेहद शांत सा जवाब आता है कि मैं एक नाविक हूँ, बेहतर होगा आप अपना रास्ता बदलें। अब तो कप्तान आग बबूला हो जाता है। वो अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र फेंकता है, मैं एक बहुत बड़ा युद्धपोत हूँ, रास्ता बदलो वरना मैं कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हूँ। और तभी सामने से एक आखिरी संदेश आता है, मैं एक लाइट हाउस हूँ। मैं एक लाइट हाउस हूँ। सोचिए उस कप्तान के चेहरे का रंग कैसे उड़ा होगा उस वक्त। लाइट हाउस तो अपनी जगह से नहीं हट सकता ना। कप्तान को तुरंत अपने विशाल जहाज का रास्ता बदलना ही पड़ा। ये कहानी केवल एक चुटकुला नहीं है यार, ये एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, गरिमा और जिम्मेदारी ये प्राकृतिक सिद्धांत हैं। ये लाइट हाउस की तरह होते हैं जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलते। इंसान अक्सर अपने अहंकार में सोचता है कि वह इन सिद्धांतों को झुका सकता है,
लेकिन सच्चाई ये है कि आप इन सिद्धांतों को तोड़ नहीं सकते। आप केवल इन सिद्धांतों के खिलाफ जाकर खुद को तोड़ सकते हैं। एकदम सही बात कही आपने। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो अगर नियम अटल हैं और लाइट हाउस अपनी जगह खड़ा है, तो बदलाव तो हमें ही करना होगा। लेकिन ये बदलाव शुरू कैसे हो? हम तो हमेशा हालात को दोष देते हैं कि मेरी नौकरी खराब है या मेरा बॉस मुझे नहीं समझता। यहीं पर कोवे का सबसे महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट काम आता है, जिसे वे इनसाइड आउट या अंदर से बाहर का दृष्टिकोण कहते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरा बॉस खराब है इसलिए मैं परेशान हूं, तो हम आउटसाइड इन सोच रहे होते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि जब बाहरी दुनिया बदलेगी तब हम खुश होंगे, जो कि एक भ्रम है। हाँ, इनसाइड आउट नजरिया कहता है कि हर स्थायी बदलाव, हर समस्या का समाधान खुद आप से शुरू होता है। हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान के पास हमेशा एक आजादी होती है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। हाँ, ऑडियो बुक वाले प्रतिलेख में ना इसे समझाने के लिए आरव नाम के एक लड़के की बहुत ही बढ़िया कहानी है। वो कॉर्पोरेट ऑफिस वाली कहानी। हाँ, आरव एक ऑफिस में काम करता है और उसका बॉस सच में बहुत ही टॉक्सिक और कामचोर है। आरव दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बॉस की बुराई करता है और अपनी किस्मत को कोसता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी उस बॉस के कंट्रोल में है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर आरव गहराई से सोचता है। वो देखता है कि इस लगातार शिकायत करने से उसका बॉस तो नहीं बदल रहा, उल्टा आरव का अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वो एक रिएक्टिव जीवन जी रहा था। फिर उसने अपना पैराडाइम शिफ्ट किया और इनसाइड आउट दृष्टिकोण अपनाया। उसने बाहरी चीजों की चिंता करना छोड़ दिया और उन चीजों पर फोकस किया जो उसके कंट्रोल में थी। मतलब उसने शिकायत करना बंद कर दिया और अपने खुद के काम को और बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हाँ। और मजे की बात यह है कि जब उसने अपना काम इतनी अच्छी तरह करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसी बॉस की आरव पर निर्भरता बढ़ रही। हाँ, क्योंकि आरव ने अपने खुद के रवैये से उस स्थिति को बदल दिया था। हाँ, आरव ने जो किया वो अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना था, जिसे प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। तो बाहरी दुनिया को जीतने से पहले आपको खुद पर जीत हासिल करनी होगी। ये मानना होगा कि समस्या वहाँ बाहर नहीं है, बल्कि वो सोच ही सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और जब हम ये इनसाइड आउट नजरिया अपना लेते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तब हम वास्तव में प्रभावी या इफेक्टिव बनते हैं। लेकिन इस इफेक्टिवनेस का असली मतलब क्या है? आज की भागदौड़ भरी कॉर्पोरेट दुनिया में तो जो इंसान दिन में 14 घंटे काम करता है, जो सबसे ज्यादा आउटपुट देता है, उसे ही सबसे इफेक्टिव माना जाता है। देखिए, यही आज के समाज की सबसे बड़ी भ्रांति है। प्रभावशीलता का मतलब केवल तेजी से काम करना या ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना नहीं है। इसे समझाने के लिए कोवे ईसप के एक बहुत ही मशहूर कहानी का सहारा लेते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। अरे, ये कहानी तो हम सबने बचपन में सुनी है। वो एक गरीब किसान होता है जिसे एक मुर्गी मिलती है जो असली सोने का अंडा देती है। हाँ, और वो रोज सुबह जाता है और उसे एक सोने का अंडा मिलता है। वो अमीर होने लगता है। लेकिन फिर उसके अंदर लालच आ जाता है। वो सोचता है कि रोज एक एक अंडे का इंतजार क्यों करूं? मुर्गी के पेट में तो खजाना होगा, क्यों ना इसका पेट चीर कर एक ही बार में सारा सोना निकाल लूं। और इसी लालच में अंधा होकर वो मुर्गी को काट डालता है, लेकिन अंदर उसे सिर्फ खून और मांस मिलता है। न मुर्गी बचती है, न भविष्य में मिलने वाले अंडे। ये कहानी सच में जीवन में प्रभावशीलता की सबसे सटीक परिभाषा है। बिल्कुल। यहाँ दो चीजें हैं, पी यानी प्रोडक्शन, वो सोना, वे इच्छित परिणाम या वे सोने के अंडे जो आप जीवन से चाहते हैं, और दूसरा है पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मतलब वो मुर्गी जो उन अंडों को पैदा करती है। सही कहा। कोवे कहते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता हमेशा पी और पीसी के बीच का एक नाजुक संतुलन होती है। ये तो आंखें खोलने वाला विचार है। अगर मैं इसे आज के कार्यस्थल से जोड़ूं ना, तो ये ऐसा है जैसे आप किसी महंगी मशीन से फैक्ट्री में काम ले रहे हो। आप मशीन को बिना सर्विसिंग के दिन रात चलाते हैं। हाँ, तो शुरुआत में आपका प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है। बिल्कुल। बॉस भी खुश होता है कि आपने आउटपुट दोगुना कर दिया, लेकिन आपने उस मशीन के रखरखाव में कोई समय नहीं दिया और कुछ ही हफ्तों में वो मशीन पूरी तरह टूट जाती है। मतलब सोने के अंडे के चक्कर में आपने मुर्गी को ही मार डाला। वही तो। और दिलचस्प बात यह है ना कि ये मशीनों से ज्यादा इंसानों और मानवीय रिश्तों पर लागू होता है। हम अक्सर जो नियम मशीनों के साथ अपनाते हैं, यानी एफिशिएंट होने का नियम, वही हम इंसानों पर थोपने लगते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। इंसानों के साथ एफिशिएंसी काम क्यों नहीं करती? क्योंकि इंसान मशीनें नहीं है यार, उनकी भावनाएं होती हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से या किसी एम्प्लॉय से तुरंत कोई परिणाम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन अभी तैयार हो, तो आप उस पर चिल्लाते हैं, उसे डराते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। डर के मारे काम शायद हो भी जाएगा, आपको आपका सोने का अंडा मिल गया, लेकिन इस प्रक्रिया में आपने क्या खोया? हमने उस रिश्ते को, आपसी विश्वास को ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल। अगली बार वो काम बिना आपके डराए धमकाए नहीं होगा। आपने सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी को बीमार कर दिया है। ये तो बहुत ही चुभने वाली बात है। हम अक्सर एफिशिएंसी के चक्कर में, जल्दी काम निपटाने के धुन में अपने सबसे करीबियों को ही भावनात्मक रूप से दूर कर देते हैं। हम बस आउटपुट चाहते हैं, बिना इंसान की परवाह किए। इसी कारण से कोवे कहते हैं कि आप चीजों के साथ एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ आपको इफेक्टिव होना पड़ता है। रिश्तों में शॉर्टकट काम नहीं आते, उनमें समय और धैर्य का निवेश करना पड़ता है। हाँ, और जब आपका चरित्र मजबूत होता है, जब आप लाइट हाउस जैसे सिद्धांतों पर टिके होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पी और पीसी के बीच ये संतुलन बनाना सीख जाते हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सच्ची सफलता 5 मिनट के शॉर्टकट से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं।
इसके लिए पर्सनालिटी के दिखावे को छोड़कर अपने कैरेक्टर का निर्माण करना होता है। हमें लगातार अपने पैराडाइम को परखना होता है और ये तय करना होता है कि हम लाइट हाउस जैसे अटल सिद्धांतों पर चल रहे हैं या नहीं, और बदलाव हमेशा इनसाइड आउट होता है। और सबसे जरूरी, अपने जीवन में पी और पीसी के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना होता है। ये सच में एक ऐसी चर्चा रही है जो इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। जाते जाते एक विचार जो मेरे मन में बार बार गूंज रहा है और जो हमारे स्रोत सामग्री का भी एक मौन संदेश है। वो क्या है? रोजमर्रा की इस अनथीन भागदौड़ में, जहां हर कोई बस आगे निकलने की जल्दी में है, क्या हम अनजाने में केवल सोने के अंडों के पीछे तो नहीं भाग रहे? मतलब पैसा, प्रमोशन, स्टेटस या सोशल मीडिया के लाइक्स के पीछे? हाँ, इनके पीछे अंधाधुंध भागते हुए कहीं हम अपनी सबसे कीमती मुर्गी की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं। वो मुर्गी शायद हमारी अपनी सेहत हो सकती है, हमारे परिवार के साथ हमारे रिश्ते हो सकते हैं, या हमारी अपनी मानसिक शांति हो सकती है। ये सोचने वाली बात है सच में। इस डीप डाइव के बाद एक विचार जो हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वो ये है कि आज हम अपनी उस मुर्गी को पोषित करने के लिए क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, जो किसी बाहरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि हमारे बिल्कुल भीतर से शुरू हो। क्योंकि क्या कभी पत्तियों को रंगने से जड़ें मजबूत होती हैं? कभी नहीं। शुरुआत हमेशा जड़ों से ही करनी होगी। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही।